हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स में प्रश्नावली 3.5 का तीसरा सवाल करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब जो हमें ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि दोनों से हल करना है। हम यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, आप उसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो मैंने ये समीकरण बना लिया है, ये समीकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये 9 यहाँ पे दिया था, मैंने पक्षांतर करके इधर लिख लिया ताकि हम तुलना कर सकें, और ये समीकरण 2 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे, और समीकरण 2 की तुलना हम किससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तो a1 का मान क्या निकलेगा, यहाँ से a1 का मान निकलेगा 8। तो यहाँ जाएगा a1 बराबर 8, और b1 का मान क्या निकलेगा, यहाँ से तुलना करेंगे हम, ये b1 है और ये y है। तो b1 का मान निकलेगा यहाँ से 5। तो b1 बराबर 5। c1 का मान निकलेगा यहाँ से ये -9, ये c1 है तो यहाँ पे ये -9 आ जाएगा, ये -9। और a2 का मान क्या निकलेगा हमारा, ये समीकरण 2 है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो ये x है यहाँ पे और ये x है, तो a2 की जगह पे यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो a2 बराबर 3, b2 बराबर यहाँ से ये 2 आ जाएगा, ये 2, और c2 बराबर ये -4 आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा यहाँ पे x बटे में हम लिखते हैं यहाँ पे BC माइनस BC। आपको ये थोड़ा गैप दे के रखना है यहाँ पे, ये B और C में। तो ये B से चालू हुआ, B के बाद क्या आएगा C, तो BC माइनस, बीच में माइनस लगेगा, और BC यहाँ पे भी। x के बाद क्या आता है हमारा y। तो यहाँ पे ये C पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे ये C से चालू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CA माइनस CA। हमें B को यहाँ पे छोड़ना है बीच में, तो C के बाद डायरेक्ट A आ जाएगा यहाँ पे, तो CA माइनस CA ये आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे ये पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये AB माइनस AB। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 12 21 12 21 12 21 ये आपका फॉर्मूला बन गया है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये काफ़ी आसान तरीका है फॉर्मूला बनाने का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मान निकाले हैं हम यहाँ पे उनको रख देंगे, और हम x और y के मान निकालेंगे इससे वज्रगुणन विधि से। तो यहाँ पे ये x बटे में क्या दिया है b1, तो b1 का मान हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, ये 5, और गुणा में c2 का मान क्या है हमारा ये -4। तो यहाँ पे कोष्टक लगा के -4 लिखा, और उसके बाद यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगाया। b2 का मान क्या है यहाँ पे, b2 का मान 2 है, तो 2 गुणा में c1 का मान क्या है -9 है, तो ये जाएंगे -9 बराबर, इनके मान रख दिए मैंने, इसका भी इसका। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ c1 का मान क्या है हमारा, तो c1 का मान -9 है, c1 का मान -9 गुणा में a2, उसके गुणा में है a2, तो a2 का मान क्या है हमारा 3 है, 3, और बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और c2 का मान क्या है हमारा -4 है। तो एक माइनस यहाँ और एक माइनस
इसके साथ है तो हम क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। और गुणा में a1 का मान क्या है, a1 का मान है हमारा 8, तो ये 8 रख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे रखेंगे हम 1, यहाँ पे 1 रखेंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a1 का मान क्या है हमारा, a1 का मान ये 8 है हमारा, तो ये हो जाएंगे 8। और b2 का मान क्या है हमारा, b2 का मान 2 है, तो ये 2 हो जाएंगे और बीच में माइनस है। और उसके बाद यहाँ पे a2 का मान क्या है, a2 का मान है हमारा 3, तो 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, a2 का मान 3 है तो उसके गुणा में है b1, तो b1 का मान हमारा क्या है, 5 है, तो ये गुणा में आ जाएंगे 5, तो ये गुणा में मैंने 5 रख दिए यहाँ पे ये। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे ये x के बट्टे में ये x, तो अभी ये गुणा का चिन्ह पहले हल होता है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो 5 का गुणा मैंने -4 में किया, तो ये आ जाएंगे -20, -20 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 का गुणा मैंने -9 में किया, तो -18 हो गए, और एक माइनस बीच बीच में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसका गुणा यहाँ में किया तो ये -20 आ गए थे यहाँ पे। और 2 का गुणा मैंने यहाँ पे किया, तो ये हो गया 2 × 18, तो -18 हो जाएंगे, और एक माइनस बाहर है, तो माइनस का गुणा -18 में करूँगा मैं, तो ये हो जाएंगे +18, तो यहाँ पे आ जाएगा +18 बराबर, ये भाई है तो भाई के बटे में ये -9 का गुणा मैंने 3 में किया, तो -27 आ जाएंगे। और 4 का गुणा मैंने 8 में किया, तो 4 × 8 = 32, -32 हो जाएंगे यहाँ पे। और इसका अंदर गुणा करूँगा तो ये हो जाएंगे +32, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। और 1/8 का गुणा मैंने यहाँ पे, ये 8 का गुणा मैंने 2 में किया, तो यहाँ पे हो गए 16, बीच में माइनस है। और यहाँ पे 3 का गुणा 15 में किया, तो 3 × 5 = 15 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा x बटे में, यहाँ 18 में से 20 में से मैं 18 घटाऊँगा तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 20 है और उसका चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएंगे -2 बराबर। और ये भाई के बटे में, 32 में से 27 गए तो यहाँ पे 5 बचेगा। और यहाँ पे 1 बटे में, तो 16 में से 15 गए तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x और y के मान निकालने हमें, तो क्या करूँगा, एक बार इस पूरे के बराबर में इसको रखूँगा, और उसके बाद हल होने के बाद एक बार इस पूरे के बराबर में मैं इसको रखूँगा, इससे हमारे x और y के मान निकल ही आएंगे। तो चलिए रखते हैं मान हम, तो चलिए हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे x बटे में क्या है -2 बराबर, इसके बराबर में हमने क्या रखा, ये 1/1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तिरछा गुणा करते हैं इनको हल करने के लिए। तो मैं 1 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा और -2 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा। तो 1 का गुणा मैंने x में किया, तो यहाँ पे x आ गया, बराबर का चिन्ह है बीच में, -2 का गुणा 1 में किया, तो यहाँ पे -2 आ गए। तो हमारा x का मान क्या निकला, x का मान हमारा -2 निकला। अब हम क्या करेंगे, भाई का मान निकालेंगे यहाँ से। तो भाई का मान इसके बराबर, भाई के मान के बराबर में भी ये मैं यही रखूँगा 1/1, हमें दोनों के बराबर में रखना है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई बटा 5 बराबर 1/1। तो यहाँ पे फिर तिरछा गुणा करूँगा मैं, तो भाई का गुणा यहाँ पे किया तो भाई आ जाएगा, और 5 का गुणा 1 में किया तो 5, तो हमारे भाई का भी मान निकल चुका है। तो इस प्रकार हमने वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकाल लिया है। अब हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलिए चौथा सवाल करेंगे।
तो चलिए हम चौथा सवाल करते हैं। तो चौथे का पहला सवाल दिया है हमें। तो चौथे सवाल में हमें जो हमें समीकरण बनेंगे चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से भी, जिसके अनुसार जो हमें अच्छी लगती है उससे हम कर सकते हैं इस सवाल को। तो हम यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो ये पहला सवाल दिया है, ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी इजी सवाल है। हम इसको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है हमें कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास है कोई, उसका मासिक खर्चे का एक नियत भाग मतलब निश्चित है कि इतना तो देना ही है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। और जो बाकी का हिस्सा है वो इस पर निर्भर करता है कि जो कोई छात्र है, विद्यार्थी है, वो कितने दिन भोजन लेता है। उसके इच्छानुसार भोजन के अनुसार करता है कि वो कितने दिन भोजन लेगा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब कोई विद्यार्थी है ए जो 20 दिन भोजन करता है, उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसका हम कैसे निकालेंगे कि ये मासिक व्यय तो उसका निश्चित है, तो x प्लस 20 हम मासिक व्यय को x मान लेंगे और ये जो नियत व्यय क्या दिया है हमें यहाँ पे, नियत व्यय को हम x मान लेंगे और जो वो भोजन करता है जो अतिरिक्त जो दिया है उसको हम y मान लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y हो जाएगा। 20 दिन भोजन करते हैं और बराबर में क्या रखेंगे हम 1000। तो इस प्रकार हम समीकरण बनाएंगे। तो छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करता है। नियत व्यय मतलब नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय। तो हम नियत व्यय x मान लेंगे और प्रतिदिन का व्यय हम y मान लेंगे और हम सवाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, माना कि काफ़ी इजी सवाल है ये, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। माना कि नियत व्यय 100 रुपये है। नियत व्यय हमने 100 रुपये मान लिया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने 22 रुपये मानेंगे, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपये है। तो हमने ये 100 और 22 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो व्यय का एक भाग नियत है, मतलब जो भाग नियत है x तो नियत रहेगा हमारा, और बाकी का हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो छात्र 20 दिन भोजन लिया है, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने y माना, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम गुणा कर देंगे तो 20y हो जाएगा। और वो कितने के बराबर, कितने रुपए में लिया उसने, 1000 रुपये में। तो हमारा यहाँ पे समीकरण बनेगा, एक से ये तो नियत है हमारा और उसने कितने दिन भोजन लिया, 20 दिन भोजन लिया। तो एक दिन के भोजन का मूल्य हमने 22 रुपये माना, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 20 भाई बराबर उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं यहाँ पे, 1000। तो बराबर में आ जाएगा 1000। इस प्रकार हमारा इस समीकरण बनेगा। हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है, तो मैं इसका पक्षांतर इधर कर दूंगा और इसके बराबर में 0 रख दूंगा। तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 20 भाई माइनस 1000। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, बराबर ये 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे क्वेश्चन को आगे पढ़ के। तो ये x तो नियत रहता ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी मतलब जो कोई दूसरा विद्यार्थी है वो 26 दिन भोजन करता है और उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 यहाँ पे। तो नियत भोजन, तो उसका नियत भोजन का किराया लगेगा ही, तो नियत भोजन x और
26 दिन भोजन करता है तो यहाँ पे हो जाएगा 26y, क्योंकि एक दिन के भोजन का मूल्य हमने ₹22 माना, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 26y बराबर कितने रुपए देता है वो 1180। तो ये हो जाएंगे 1180। इसका पक्षांतर मैं इधर कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 2 नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 की तुलना हम इससे करेंगे और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना हम इससे करेंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे a1 का मान क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे, तो 1 निकलेगा क्योंकि हर संख्या के गुणा में 1 है, यहाँ x के गुणा में 1 है तो a1 का मान निकलेगा हमारा 1। तो a1 बराबर 1, b1 का मान यहाँ से 20 निकलेगा, यहाँ पे ये y के गुणा में है तो y यहाँ पे है और b1 की जगह पे यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। तो ये 20 और c1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस का 1000 आ जाएगा। अब a2 का मान निकालेंगे हम, तो a2 का मान क्या निकलेगा, a2 का मान भी 1 ही निकलेगा हमारा, और b2 का मान हमारा 26 निकलेगा यहाँ से ये, और c2 का मान हमारा माइनस 1180 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं आगे। तो हमारा वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे ax लिखा, फिर यहाँ पे लिखा bc, बीच में थोड़ा गैप रखना है, bc माइनस bc। अब इसके बाद क्या आएगा, x के बाद y आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा bc, ये c पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे c से चालू होगा, ca माइनस ca, थोड़ा गैप रखना है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 1 बटे में, अब ये a पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा ab माइनस ab। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, 12 21 12 21 12 21, मतलब आपको क्रम से लिखना है 12 21 12 21 12 21, तो आपके ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इनके मान रख देंगे तो x और y के हमें मान प्राप्त हो जाएंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये x, उसके बटे में b1 का मान क्या है हमारा, तो b1 का मान हमारा हमने निकाला था 20, तो b1 का मान आ जाएगा 20, और गुणा में ये c2 का मान क्या निकाला था हमने, तो c2 का मान निकाला था हमने माइनस के 1180, तो ये c2 का मान निकल जाएगा माइनस के 1180, बीच कोष्टक लगा देंगे हम, तो माइनस है यहाँ पे। तो b2 का मान क्या निकाला था हमने, b2 का मान निकला था 26 गुणा में, और उसके बाद c1 का मान क्या निकाला था हमने, ये माइनस का 1000, तो ये माइनस का 1000 आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर में ये इसका मान रखा है अभी हमने, ये इनका मान अब भाई के बटे में रखेंगे हम मान, तो भाई के बटे में आ जाएगा यहाँ पे, तो c1 है, तो c1 का मान क्या निकाला था हमने, माइनस का 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 1000 गुणा में a2 का मान क्या निकाला था हमने, तो a2 का मान निकला था हमारा 1, और बीच में यहाँ पे ये माइनस है, और c2 का मान क्या निकाला था हमने, तो c2 का मान है हमारा माइनस के 1180, तो यहाँ पे कोष्टक लगाऊंगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1180 गुणा में, इसके बाद क्या है a1 का मान क्या था हमारा 1 था, तो a1 का मान ये हमने 1 लिख लिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं एक को यहाँ पे इसके बटे में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक के बटे में क्या जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ये a1 का मान क्या है हमारा वो लिख दूंगा यहाँ पे मैं। तो a1 का मान क्या है हमारा 1 और गुणा में b2 का मान क्या है हमारा, b2 का मान 26 है, बीच में माइनस है यहाँ पे ये माइनस। और a2 का मान क्या है हमारा, a2 का मान है हमारा 1। a2 के बाद क्या है हमारा यहाँ पे b1 का मान क्या है हमारा 20। तो ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल बनाएंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या, तो 20 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको हल्के से करना है। ये एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे ये 2 जीरो लिख ली पहले से ही। अब क्या करेंगे, ये 2 बचा यहाँ पे, तो 2 का गुणा मैं इसमें करूँगा 8 में। 118 में हमें 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा मैंने 8 में किया, तो 2 8 16 की 6 हासिल आई 1 यहाँ पे। तो 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3 हो गया यहाँ पे। अब 2 का गुणा मैंने फिर यहाँ पे 1 में किया, 2 एकम 2, तो बीच में यहाँ पे ये माइनस है गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये हमारे बन गए माइनस के 23,600। ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाते हैं। इसका गुणा अंदर होगा तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 का गुणा मैंने यहाँ पे 1000 में किया तो ये होगा 26,000। तो ये हो जाएगा हमारा 26,000 होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम भाई का मान भाई के बटे में जो दिए है वो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 का गुणा माइनस 1000 में किया तो यहाँ पे यही आ जाएगा माइनस का 1000। अब ये माइनस 1 का गुणा इसमें किया तो ये आ जाएंगे 1180, और माइनस का गुणा मैंने अंदर किया तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1180 प्लस के। उसके बाद ये हम इसको भी यहीं रख लेते हैं। तो ये 1 है इसके बटे में, 1 का गुणा मैंने 26 में किया तो यहाँ पे 26 आ गए, और 20 का गुणा 1 में किया तो 20 से कम 20, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 20। अब ये x बटे में यहाँ पे ये 26,000 में से मैं 23,600 घटाऊँगा यहाँ पे, तो हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें 2400 मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये 2400 आ जाएगा यहाँ पे। ये सॉल्व हो चुका है। अब भाई के बटे में क्या है यहाँ पे 1180, तो 1180 में से मैं 1000 घटाऊँगा तो यहाँ पे बचेंगे 180, तो यह आ जाएगा 180 बराबर। इसके बाद 1 के बटे में 26 में से 20 घटाए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालने हैं हमें। तो एक बार क्या करूँगा, मैं इसके बटे में इसके बराबर में मैं 1/6 रखूँगा, और फिर इसके भी बराबर में मैं 1/6 रखूँगा। तो इससे हमारे x और y के मान निकल ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा ये x बटे में 2400, तो इसके बराबर में मैंने क्या रखा, ये 1/6 रख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तिरछा गुणा करते हैं। 6 का गुणा मैंने x में करूँगा और यहाँ पे 1 का गुणा 2400 में करूँगा। तो 6 का गुणा x में किया तो यहाँ पे होगा 6x, और 1 का गुणा 2400 में किया तो ये होगा 2400। ये x का मान निकालना है हमें, तो ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2400 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो x बराबर, तो x से 6 का भाग में 24 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 चुक 24, और ये 00 यहाँ पे इसके साथ में ही रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान हमें 400 मिल जाएगा। तो हमने ये x का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, भाई का भी मान निकालेंगे। तो भाई का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई बराबर 180 बराबर 1/6।
आपको ये नीचे ही लिखना है, इसके बाय का मान नीचे ही निकालना है। मैं यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इधर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 180। और बाय का मान निकालूंगा तो यहाँ 180 के बटे में यहाँ पे ये 6 जाएगा। तो बाय का मान निकलेगा हमारा 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 6 3 18, ये 3 और 1 0 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 30। तो हमारा एक्स और वाई का मान निकल चुका है ये। तो हमने एक्स का मान क्या माना था, हमने नियत व्यय माना था, और वाई का मान प्रतिदिन के भोजन का मान माना था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अतः नियत व्यय हमने एक्स माना था और एक्स का मान हमारा कितना निकला 400। अतः नियत व्यय 400 रुपये है। तथा हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना था। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने 22 रुपये माना था और उसका मान कितना निकला हमारा, ये 30 रुपये निकला। तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है। तो इस प्रकार वज्र गुणन विधि से हमने एक्स और वाई के मान निकाल लिए हैं जो हमें ज्ञात करना था। तो हमारा ये चौथे का पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न जो हमारी बटे वाली संख्या होती है, भिन्न वही होती है। जैसे कि हमने दिया है हमें 1/4, 5/6, 7/8, ये हमारी भिन्न होती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम क्या मानेंगे, भिन्न में क्या रहता है, ये ऊपर वाला जो रहता है वो अंश और नीचे वाला हर रहता है। तो हम अंश और हर मानेंगे। अंश को हम एक्स मानेंगे और हर को हम वाई मानेंगे। और जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ के हम समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। माना कि अंश एक्स है, हमने अंश एक्स मान लिया, तथा हर बाय है। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, अंश बटा हर, तब भिन्न बराबर, तब हमारी भिन्न बनेगी एक्स बटा वाई। ये हमारी भिन्न बन गई। तो हमने क्या दिया है क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण बने। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कोई भिन्न दी हुई है हमें, वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश हमने क्या माना, एक्स माना, तो अंश से 1 घटाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा ये एक्स माइनस 1। ये अंश से हमने 1 घटा दिया है, और वह, तो अंश से ही हमें इसमें घटाना है, हर में से कुछ नहीं करना है। तो हर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पे, तो हर ये भाई आ जाएगा यहाँ पे। और वो कितनी हो जाती है, हम अंश से 1 घटा देते हैं तो वो कितनी हो जाती है, 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बनाएंगे। हमें सिर्फ अंश में से ही 1 घटाना है और हर को हमें ऐसा ही रखना है। तो हर हमने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया भाई, और बराबर में ये 1/3 रख दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 1/3 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बनाएंगे। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तिरछा गुणा करूँगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ पे करूँगा मैं एक्स माइनस 1 में, और भाई का गुणा यहाँ पे 1 में करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का गुणा मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये 3 का गुणा मैंने कोष्टक लगा के आप करेंगे, मैंने एक बार लिख लिया है कि 3 का गुणा यहाँ पे करना है, बराबर में ये भाई का गुणा 1 में किया, तो यहाँ पे ये भाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा ये, तो 3 का गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो आ जाएगा 3x, और
3 का गुणा -1 में किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3 बराबर भाई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई बराबर 3x - 3 बराबर, ये भाई के बराबर इसको पलट के लिख दिया हमने तो 3x - 3 होगा। यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, ये समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया हमारा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इसको किस विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर रहे हैं, वज्रगुणन विधि से हल कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगी, समीकरण के बराबर में 0 रखना पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ये समीकरण इसको 1 नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 3x को मैंने यहीं पे रखा और भाई का पक्षांतर मैंने इधर कर दिया। तो ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा और ये -3 मैंने यहीं पे रखा और बराबर में 0, क्योंकि हम इसको वज्रगुणन विधि से हल कर रहे हैं इसलिए इसके बराबर में हमें 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण बनेगा 3x - y - 3 बराबर, ये बनाएंगे हम इसको समीकरण 1। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते तो इसको हम समीकरण 1 बनाते, इससे ये काफ़ी इजी पड़ता है। लेकिन हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे तो इसको बनाएंगे हम समीकरण 1। तो ये हमें प्रश्न के अनुसार दिया था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी। प्रश्नानुसार ये प्रश्न के अनुसार दिया था हमें यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने ये आधा क्वेश्चन पढ़ा था कहाँ तक, ये 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और उसके आगे क्या दिया है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब ये दूसरा समीकरण बनेगा इससे हमारा। तो हम क्या करेंगे, हर में 8 जोड़ देंगे और अंश को ऐसे ही रहने देंगे और बराबर में 1/4 लिख देंगे। तो ये पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अंश को तो हमने ये ऐसा का ऐसा ही लिखा और हर में कितना जोड़ दिया, हर में कितना जोड़ना है हमें, हर क्या माना था हमने, भाई माना था। तो हर में हम 8 जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर हो जाती है, यहाँ पे 1/4 के बराबर। तो मैं अब फिर यहाँ पे हम त्रिज्या गुणा करेंगे इसको सरल बनाने के लिए। तो 4 का गुणा x में किया मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे 4x बराबर में यहाँ पे, और भाई +8 में मैं 1 का गुणा करूँगा तो यही आ जाएगा भाई +8। अब यहाँ पे हम फिर इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4x, ये यहीं पे रखा और इसका पक्षांतर मैंने इधर कर दिया। तो ये प्लस में है तो ये माइनस का भाई हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये -8 बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 2 नंबर नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे और x और y के हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। और समीकरण 2 की तुलना में किससे करूँगा, a2x, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना मैं इससे करूँगा, तो तुलना करेंगे हम यहाँ पे। तो a1 का मान क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ से ये a1 का मान क्या निकलेगा हमारा, 3 निकलेगा यहाँ पे। तो a1 का मान 3 और b1 का मान क्या निकलेगा हमारा, b1 का मान निकलेगा यहाँ पे -1, ये माइनस है आगे और एक इसके गुणा में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और c1 का मान क्या निकलेगा हमारा, c1 का मान निकलेगा हमारा ये -3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3। इस प्रकार हम a2 का मान निकालेंगे।
तो A2 का मान 4 निकलेगा हमारा यहाँ से, और B2 का मान हमारा ये -1 निकलेगा यहाँ पे, और C2 का मान -8। तो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि के फॉर्मूले में इन मानों को रख देंगे तो हमारा x और y का मान निकल ही आएगा। तो चलिए हम तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, तो x BC माइनस BC बराबर में y CA माइनस CA, और यहाँ पे 1 के बटे में रहता है AB माइनस AB। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 21 12 21 12 21। ये मैंने वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो x के बटे में B1 का मान क्या निकाला था हमने, ये -1 निकाला था, गुणा में C2 का मान। तो C2 का मान कितना निकाला था, -8। तो इसको हमने कोष्टक में रख दिया, बीच में यहाँ पे ये माइनस है। तो B2 का मान क्या निकाला था हमने, B2 का मान निकाला था हमने -1, और गुणा में C1 का मान हमने निकाला था -3। तो ये मान रखने हैं आपको यहाँ पे, तो ये रख दिया हमने यहाँ पे मान। उसके बाद y के बटे में जो मान है वो रखेंगे हम। तो C1 का मान क्या निकाला था हमने, -3 निकाला था, गुणा में A2 का मान 4 निकाला था। तो ये हो गए 3 गुणित -3 गुणित 4, बीच में माइनस है। इसके बाद C2 का मान क्या निकला था, C2 का मान निकला था हमारा -8, गुणा में A1 का मान कितना था, A1 का मान हमारा 3 था। तो ये हमने मान निकाल लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1 के बटे में 1 वाली टर्म को। तो यहाँ पे A1 का मान क्या था हमारा, 3 था, और B2 का मान -1 था। B2 का मान ये -1, बीच में माइनस है यहाँ पे, ये बीच में माइनस। और A2 का मान क्या था हमारा, A2 का मान था हमारा 4, गुणा में B1 का मान था हमारा -1। तो हमने ये मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सरल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये AX, तो ये माइनस है और ये माइनस है, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 1 का गुणा 8 में करूँगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और ये गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। लेकिन एक माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 बराबर। अब क्या करूँगा मैं, भाई की वाली टर्म को लिखूँगा। तो 3 का गुणा मैंने 4 में किया, तो 3 चौको 12 माइनस के जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे -12। उसके बाद ये 3 का गुणा मैं -8 में करूँगा, तो ये हो जाएंगे 8 3 24। तो माइनस के 24 हो जाएंगे, और माइनस का 24 है, और यहाँ पे ये माइनस का 24 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस है। तो माइनस का गुणा मैं अंदर करूँगा, तो गुणा में माइनस माइनस प्लस के 24 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा प्लस का 24, और बराबर ये 1 है। तो 1 के बटे में हम लिखेंगे, ये 3 का गुणा 1 में किया, -1 में तो आ जाएंगे -3, और ये 4 का गुणा 1 में किया तो -4, और लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का गुणा अंदर होगा -4 में, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x का मान 8 में से 5 गए, 3 गए, तो यहाँ पे 5 बचा, और भाई 24 में से 12 गए, तो यहाँ पे 12 बचा, बराबर यहाँ पे 1 के बटे में 4 में से 3 घटाए, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार इस पूरे के बराबर में इसको रखूँगा, और फिर इस पूरे के बराबर में इसको रखूँगा। तो इससे हमारे x और y के मान निकल ही आएंगे। तो यहाँ पे x/5 बराबर 1/1, तिरछा गुणा कर देंगे हम। यहाँ पे 1 का गुणा यहाँ पे किया, और 1 का गुणा 5 का गुणा यहाँ पे, तो x बराबर हमारा 5 निकलेगा। तो x का मान हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए इसके भी बराबर में इसको रखेंगे। हमें वज्र गुणन विधि में हर बार आखिरी वाले के बराबर में दोनों को रखना पड़ती है, x और y के टर्म वाली संख्याओं को। तो यहाँ पे x बराबर
बाय बटा 12 बराबर 1/1। तो यहाँ पे बाय का गुणा इधर करूँगा 1 में तो बाय, और 12 का गुणा 1 में करूँगा तो ये 12। तो ये हमारा x और y का मान निकल चुका है। जो हमने अंश और हर माने थे, तो हमारी हमें भिन्न ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। अतः भिन्न बराबर 5/12 है। तो 5/12 हो जाएगी हमारी भिन्न। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा सवाल कर लिया है जिसमें हमें अंश भिन्न ज्ञात करना थी। तो हमारी ये भिन्न 5/12 निकल चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।